हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज और ये है इंडियन इकोनॉमिक्स। क्या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सेकंड पार्ट या मैं कहूँ फर्स्ट पार्ट है क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दो पार्ट हैं। दोनों पार्ट दो अब मैंने शुरू कर दिए हैं। वीडियोस मैक्रो इकोनॉमिक्स की ऑलरेडी डल चुकी है। ये पहली वीडियो है इंडियन इकोनॉमिक्स की। इंडियन इकोनॉमिक्स की पहली वीडियो का पहला चैप्टर मैं उठा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं आपको थोड़ा सा माहौल बनाऊंगा क्या है ये इंडियन इकोनॉमी, हम क्यों पढ़ रहे हैं वो सब। सबसे पहले खुलते ही किताब में पहला वर्ड या पहला मैं कहूँ टर्मिनोलॉजी आती है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। क्या आती है? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। क्या है ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, वो देखते हैं। दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले कॉलोनियल का मतलब समझेंगे, फिर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब। कॉलोनियल मतलब दो कंट्रीज या दो स्टेट्स जिसको हम कह सकते हैं, दो कंट्रीज जहां पे एक कंट्री डोमिनेटिंग हो, आधिपत्य हो, रूल करे, ठीक है, दूसरी कंट्री पे। उसको कहते हैं कि छोटी कंट्री बड़ी कंट्री की कॉलोनी बन गई, उसको कहते हैं कॉलोनियलिज्म। ठीक है, जहां पे एक कंट्री, नॉट कंपनी, कंट्री डोमिनेट करे दूसरी कंट्री पे, उसको कहते हैं कॉलोनियलिज्म। क्या है ये? ब्रिटिशर्स ने इसकी शुरुआत करी। दो तरीके से कॉलोनियल रूल बढ़ाया जा सकता है, कॉलोनी बनाई जा सकती है। बाय वॉर, एक तो आप लड़ झगड़ के भाई युद्ध करके लड़ो मरो और दूसरे की कंट्री पे राज कर लो, जैसे राजा महाराजा इंडिया में भी करते थे ना, एक दूसरे का राज्य लेना, हड़पना, लड़ो मरना, युद्ध वगैरह। दूसरा है कि भाई आप उसकी कंट्री में घुस जाओ, अंदर तक जाके उसे खोखला कर दो और बाद में हल्की सी चोट मारो, पूरी कंट्री खुद गिर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं दूं अगर दीमक का। दीमक आपने देखी, किसी भी लकड़ी के ऑब्जेक्ट पे, फॉर एग्जाम्पल डोर पे आ जाए तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर डोर को हल्का करती जाएगी, खोखला करती जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि भाई आप हल्का सा हाथ रखोगे गेट पे, गेट अपने आप टूट जाएगा। थोड़ा सा प्रेशर लगाया बस, वो गेट खुद ही टूट गया। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खोखला हो गया, उसमें जान ही नहीं बची। ये था सेकंड तरीका। यही तरीका है जो ब्रिटिशर्स ने अपनाया इंडिया के लिए। उनको पता था कि भाई आप इंडिया के रूलर से ऐसे नहीं जीत सकते, दे आर वेरी पावरफुल। अगर वो वॉर करने आता है, वो लड़ने आते, तो शायद इंडिया के रूलर से कभी ना जीत पाते। उन्होंने सेकंड तरीका अपनाया, अंदर घुस के खोखला कर देंगे। क्या किया? 1608 में सबसे पहले जो मुगल रूल उस वक्त हमारे यहाँ चल रहा था, जहांगीर जो कि अकबर के बेटे और शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनाया उनके पप्पा जी थे, अब्बा जान थे, उनके कोर्ट में सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, उन्होंने ये रिक्वेस्ट रखी कि भाई वी वांट टू डू बिजनेस इन योर कंट्री। और उन्होंने सबसे पहली अपनी लोकेशन बनाई सूरत को, सूरत जो गुजरात में। जहांगीर जी ने बड़े आराम से उसको परमिशन दे दी, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई ये लोग आएंगे, बिजनेस करेंगे, मेरी कंट्री वालों को या मेरे देशवासियों को, मेरे जो भी एम्पायर है उसके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बिजनेस आएगा तो टेक्नोलॉजी आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, न्यू मेथोडोलॉजीज आएंगी बिजनेस की, ये लोग कई सारी रिसर्चेज अपने साथ लेके आएंगे, जीडीपी इंक्रीज होगा, इनकम जनरेट होगा, बहुत सारे फायदे होंगे। जो कि फायदे आज इसके टाइम पे होते हैं जब एफडीआई आती है, जब मल्टीनेशनल कंपनी हमारे यहाँ अपना प्रोजेक्ट लगाती है, अपना प्लांट लगाती है, तो ये सारे फायदे जो आज हमारे यहाँ आते हैं। उन्होंने सोचा तो था ऐसा, लेकिन फिर बात आगे बढ़ते बिगड़नी शुरू हो गई। मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग आ गए सूरत में, ब्रिटिशर्स, ठीक है, वेरी गुड। धीरे धीरे सूरत के साथ साथ इन्होंने वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट पे भी अपने पोर्ट जमाना शुरू कर। पोर्ट आप जानते हैं ना, वो एरिया या वो सी शोर जहां से ट्रेडिंग वगैरह होती है, उसको पोर्ट कहते हैं। तो इन्होंने बाकी वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न तक भी अपने पोर्ट्स लगाने शुरू कर दिए। वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न तक अपने पोर्ट लगाने शुरू कर दिए। बाय 1750 सबसे मेजर पोर्ट जो इनका लगा वो है इन कोलकाता, जहां से इन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पूरा इनका कंट्रोल आने लगा था। 1750 1750 तक इन
इसकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स इसी नाम से आए थे ना। क्यों आए थे? स्पाइसेस का ट्रेड करने के नाम से आए थे। स्पाइसेस का ही क्यों ट्रेड करने के लिए आए थे? देखो, सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया की आसपास वाली कंट्री में स्पाइसेस के लिए। उनको पता चला कि भाई इंडिया एक कंट्री है, उसमें बहुत ज्यादा मस्त, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की स्पाइसेस होती हैं। स्पाइसेस मींस मसाले। क्यों चाहिए उनको मसाले? क्योंकि उस टाइम पे मीट, नॉनवेज, उसको प्रिजर्व करने का सिर्फ स्पाइसेस ही एक तरीका था। तो उनको अच्छी क्वालिटी की स्पाइसेस चाहिए थी मीट को प्रिजर्व करने के लिए। उनको स्पाइसेस के ढूंढते ढूंढते वो इंडिया में आए। इंडिया में आए जहांगीर के टाइम पे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई, धीरे धीरे पोर्ट्स और इन्होंने लिए, कोलकाता तक पहुंच गए। 1750 में इन्होंने देखा कि भाई इंडिया के रूलर्स बार बार चेंज हो रहे। जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब वगैरह, औरंगजेब के बाद जितने भी और रूलर्स आए, दे वर नॉट सो पावरफुल। उनके अंदर यूनाइटनेस की कमी थी। एक राजा बनता था, उसका कोई पास वाला, उसका कोई पहचान वाला उसे मार देता था, वो राजा बन जाता था, फिर कोई और उसका खास उसे मार देता था। यूनाइटनेस नहीं है, स्टेबल नहीं है पॉलिटिक्स। तो 1750 तक ये लोग इतने बड़े हो गए कि ये लोग इंडिया की पॉलिटिक्स में भी इन्फ्लुएंस करना शुरू हो गया। और जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, इनको लगा अभी सही टाइम है, लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मार के हम पूरी इंडिया को कब्जा कर सकते हैं। उस वक्त पे बांग्लादेश वाला एरिया भी इंडिया में था, पाकिस्तान वाला एरिया भी इंडिया में ही था। तो इंडिया बहुत बड़ा था अपने आप में। इन्होंने 1757 बैटल ऑफ प्लासी लड़ा विद सिराजुद्दौला। ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में एक बैटल हुआ, लड़ाई हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली जीत गए क्योंकि वो कई सालों से इंडिया में थे। 1608 से 1750 तक थे और उन्होंने अपनी साइज को, खुद को इतना बड़ा कर लिया था। वो लोग लड़े, ब्रिटिशर्स आराम से जीत गए। तब से ब्रिटिश रूल चालू हो गया। और आपको पता है ये कब खत्म हुआ? ये 1757 का चलता चलता खत्म हुआ 1947 में। और 190 साल तक उन्होंने हम पे राज किया। तो इस 190 साल में इन्होंने हमारी कंट्री को कैसे यूज किया? अब आता हूं मैं सेकेंड वर्ड पे, एक्सप्लॉयटेशन। इन्होंने कैसे हमें एक्सप्लॉइट किया? कैसे इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? लाइन टू लाइन पहले डेफिनेशन पढ़ता हूं, और ये डेफिनेशन और कहीं नहीं मिलेगी, मैंने खुद ने बनाई है, हमारी खुद की कंटेंट फैक्ट्री में ये डेफिनेशन, और कहीं नहीं मिलेगी। क्या डेफिनेशन है? द एक्ट ऑफ मेकिंग समवन वर्क और परफॉर्म, किसी को काम कराने का या परफॉर्म करने का वो कार्य, वो क्रिया, फोर्सफुली बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिट। स्टार्टिंग से पढ़ता हूं। द एक्ट ऑफ मेकिंग समवन वर्क or perform forcefully beyond its normal limit in order to get extra benefit which results in its degradation। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक और बात रिपीट करता हूं। The act of making someone work or perform forcefully beyond इट्स नॉर्मल लिमिट, हालांकि साइड में लिखी हुई आ रही होगी, इट्स नॉर्मल लिमिट इन ऑर्डर टू गेन एक्स्ट्रा बेनिफिट विच रिजल्ट्स इन डिग्रेडेशन। तो ये थी एक्सप्लॉयटेशन की डेफिनेशन। मतलब क्या है कि भाई आप जबरदस्ती किसी चीज से, चाहे वो इंसान हो या मशीनरी, उससे इतना काम करवाओ, उसकी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा काम करवाओ, उससे ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए, कि आते आते एट द एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाए, डिप्लीट होना शुरू हो जाए। उसको कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। इन्होंने कॉलोनी तो बना ली थी इंडिया में, अब इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। कैसे एक्सप्लॉइट करना शुरू किया? इंडिया की इकोनॉमी के 3 बड़े और सबसे पावरफुल पिलर्स कौन से थे? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। इन्होंने तीनों को खत्म करने की ठान ली थी बिल्कुल। सबसे पहले इन्होंने चोट मारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर सेक्टर पे कैसे चोट मारी? ये लोग लेके आए जमींदारी सिस्टम। ये लोग लेके आए जमींदारी सिस्टम। क्या होता है जमींदारी सिस्टम?
इन्होंने कुछ लोगों को जो इनके वफादार थे, जो इनके लिए लॉयल थे, उनको एक पर्टिकुलर एरिया का जमींदार घोषित कर दिया कि भाई तुम इस जगह के जमींदार हो, मतलब तुम इस जगह के राजा हो। ये सारी की सारी लैंड तुम पे डिपेंड करती है, तुम्हारी ही है। उस टाइम पे 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। 85% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट थे। मतलब इतना ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास था। और उस लैंड को जब इन्होंने डिवाइड किया और उसके ऊपर राजा बिठा दिए कि ये पूरा एग्रीकल्चरल लैंड अब तुम्हारा है, तुम इसके राजा हो। किस शर्त पे बिठाए? कि तुम एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट हमको एज अ टैक्स दोगे। तुम एक फिक्स्ड अमाउंट हमको एज अ टैक्स दोगे। क्या अमाउंट है? मान लो अमाउंट है 150। ठीक है, पहला काम इन्होंने ये किया कि जमींदार लॉन्च किए। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, सेकंड काम ये किया कि जो एक्चुअल फार्मर्स थे, जिनको आप इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में या इस यूनिट में बोलोगे टिलर्स, जो एक्चुअल टिलर्स थे, उनके पास से जमींदार सब कुछ ले लेते थे और सिर्फ उतना ही सामान छोड़ते थे जितना उनके मिनिमम सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तीसरा पॉइंट डिस्कस करता हूं, फिर इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तीसरा पॉइंट है कि जमींदारी से जो पैसा आया था, जो एक्स्ट्रा इन्होंने पैसा हड़पा था, उसको इन्होंने किसी अच्छे काम में यूज नहीं किया, सारे को उड़ा दिया लग्जूरियस लाइफ लेने में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये वो 3 पॉइंट अब इनको स्टोरी की फॉर्म में समझाते हैं। मान लो एक है ब्रिटिशर्स, एक है जमींदार जिसका नाम है राम भरोसे खन्ना, ठीक है, और एक है फार्मर जिसका नाम है मुन्ना। एक लैंड 25 एकड़ का, 5 एकड़ का, व्हाटएवर, एक लैंड का फार्मर है मुन्ना, वो लैंड उस मुन्ना की है। लेकिन जब ब्रिटिश आए, उन्होंने राम भरोसे खन्ना को वो लैंड दे दिया कि अब इस लैंड के राजा तुम राम भरोसे खन्ना हो। ठीक है जी, तो अब राम भरोसे खन्ना का क्या काम है कि खन्ना जी भाई ब्रिटिशर्स को हर महीने फिक्स्ड अमाउंट टैक्स के तौर पे देंगे, और वो पैसा लिया किससे जाएगा? वो लिया जाएगा पैसा मुन्ना से, फार्मर्स से, टिलर्स से। ठीक है जी, अब क्या है, मुन्ना ने फसल उगाई, अपने लैंड पे फसल उगाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात, उसे जाके बेचा, और मान लो मार्केट में वो फसल जाके 600 रुपीज की बिकी। पूरा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, वो फसल जाके मार्केट में 600 रुपीज की बिकी। मुन्ना जब 600 रुपीज लेके घर आ रहा था, बीच में उसे मिल गया राम भरोसे खन्ना। लाओ भाई लाओ, जो भी आज कमा के लेके आए हो सारे पैसे निकालो। मुन्ना बोला सर ये लो पैसे, 600 रुपए कमाए आज मैंने। ठीक है जी लाओ। राम भरोसे खन्ना ने सारे पैसे ले लिए, 600 के 600, उसमें से 100 रुपए मुन्ना को वापस कर दिए। बोला ये ले मुन्ना 100 रुपए, इसमें अपनी पूरे महीना का तुझे खर्च चलाना है, जा जी ले अपनी जिंदगी। मुन्ना बोला सर ये क्या है, 100 रुपए में मेरा क्या होगा, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, 4 लोगों का परिवार है, 100 रुपए में क्या होगा पूरे महीने में? 1 रुपया पर डे भी एक बंदे का नहीं आ रहा। राम भरोसे खन्ना बोला मेरे को कोई लेना देना नहीं है, 100 रुपए दिए ना, इसी में ही काम चलाने हैं। ठीक है चलो ठीक है, दे दिया। मुन्ना बेचारा मुंह लटकाया हुआ अपने घर पहुंच गया। राम भरोसे खन्ना बाकी के 500 रुपए लेके अपनी हवेली में पहुंच गया। ब्रिटिशर्स आए राम भरोसे के पास कि आप पैसा लेके आए हैं, आपका टाइम आ गया हमें टैक्स देने का। राम भरोसे जी बोले हाँ जी ये लो, मैं पैसा बिल्कुल लेके आया, बताओ कितने पैसे देने हैं आपको? वी वॉन्ट 150 रुपीज। लो जी 150 रुपए ले लो, मेरा क्या है, लो 150 रुपए ब्रिटिशर्स को टैक्स के तौर पे दिए, ब्रिटिशर्स चले गए। अब राम भरोसे खन्ना के पास कितने बचे? 600 उसने लिए थे मुन्ना से, 100 रुपए मुन्ना को वापस दिए थे, 500, उसमें से 150 रुपए दे दिए ब्रिटिशर्स को, 150 दे दिए ब्रिटिशर्स को, हो गए 350। अब ये 350 रुपीज क्या है? अब बताओ इसके लिए क्या राम भरोसे ने कोई काम किया, कोई सर्विस दी, कोई गुड़ बनाया, कहीं कुछ भी काम किया है 350 रुपए के लिए? नहीं, सीधा सीधा ये 350 रुपए मुन्ना के थे। भाई उसने पूरे महीने मेहनत करी है, उसने फार्मिंग करी है, खेत में मेहनत लगती है, हल चलाना पड़ता है, क्रॉप
बोनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, पर ये पैसे तो राम भरोसे ने ले लिए। अब जो पैसा राम भरोसे ने मेहनत से कमाया ही नहीं, उस पैसे की वैल्यू उसे क्या पता। पैसे की वैल्यू तो तभी पता होती है ना जब आप उसे कमाते हो। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपसे बात करो ना, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, अगर आपने घर पे कोई काम किया या कहीं भी कोई काम किया जिसके बदले में आपको एज अ रिवॉर्ड वो पैसे मिले, कितनी खुशी होती है। और वो पैसे को फिर हमेशा संभाल के एक्सपेंड करोगे, आप फिजूल के खर्च में खर्च नहीं करोगे। अगर आपको आपके मेहनत के पैसे मिले हैं तो ठीक है। तो ये जो 350 रुपए थे, ये राम भरोसे खन्ना ने भाई उड़ा दिए। पार्टी, ठीक है, ड्रिंकिंग, एवरीथिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, पार्टी, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, बड़े बड़े घर खरीद लिए, ये सारा पैसा राम भरोसे खन्ना ने उड़ा दिया। अब उड़ा तो दिया, अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि ना तो मुन्ना कुछ कर पाया एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उसके पास तो अपने घर चलाने लायक ही पैसे छोड़े थे बस खन्ना जी ने। ना खन्ना जी ने कुछ करना चाहा खुद अपने मन से कि चल मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कर दूं, किसी कुछ और कर लूं, एग्रीकल्चर ग्रो कर लूं, उनका तो इस सबसे मतलब ही नहीं। और ब्रिटिशर्स को जो पैसा मिला वो तो इस मकसद से आए ही नहीं थे कि एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है या इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना है। तीनों, एक जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया, और जो नहीं करना चाहता था वो तो नहीं ही करना चाहता था। तो फाइनल रिजल्ट क्या है कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट स्टैग्नेंट हो गई, वहीं रुक गई, उस पे किसी ने भी कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो ये था एक पिलर उन्होंने कैसे तोड़ा। आज अभी हम पहले तीनों जो पिलर्स हैं उनको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में चैप्टर की, उसके बाद हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। ये थी फर्स्ट वीडियो रिलेटिंग टू इंट्रोडक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर का थोड़ा सा ब्रीफ दिया था। अगली वीडियो में इंडस्ट्रियल सेक्टर का ब्रीफ, फॉरेन ट्रेड का और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो तो यहीं खत्म होती है। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, मुझसे पढ़ने में मजा आ रहा है, मेरे एग्जाम्पल में मजा आ रहा है, राम भरोसे खन्ना मुन्ना लोगों से आगे भी मिलते रहना है, तो चैनल सब्सक्राइब होना जरूरी है। ठीक है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। और मेरे को खैर कहने की जरूरत तो नहीं है, जैसे कि हमारी टैगलाइन है, द की टू अनलॉक योर सक्सेस। अगर आपको सक्सेस का ताला खोलने की चाबी चाहिए, आपके सक्सेस का ताला जो अभी तक नहीं खुला, बोर्ड में खुलना है, कैसे खुलेगा? चाबी से खुलेगा ना। चाबी कहाँ है? अपन की वीडियोस में है। तो क्या करना है आपको? वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ताकि वो चाबी सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त सामने जो बेल आइकन आएगा उसको भी हिट करना है। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टिल दिस टाइम, and we shall be discussing another topics in the next video. Thank you very much.